हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतिभा आप सभी का अपने चैनल स्टडी डिटेल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि एनसीईआरटी की स्टडी करना कितना इम्पोर्टेंट है। इसी क्रम में मैंने एनसीईआरटी की 6 क्लास की हिस्ट्री की सीरीज चलाई हुई है। मैंने 6 क्लास के 7 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। पहले बुक में पढ़े थे हमने, फिर हमने नोट्स में अच्छी तरह से लर्न कर लिए हैं। आज हम 8 लेसन कवर करेंगे। जो 8 लेसन है वो हमारा, उसका क्या नाम है? अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आज हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले ने जो 7th लेसन था उसमें क्या पढ़ा था? उपनिषदों के बारे में पढ़ा था। उत्तर वैदिक ग्रंथ है उपनिषद भी। जैन ग्रंथ, जैन महावीर और बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। वो सब 2500 वर्ष ईसा पूर्व आए थे, 2500 वर्ष पहले आए थे आज से। ठीक है, इनके बारे में पढ़ा था हमने। फिर जैन ग्रंथों का लेखन कब से स्टार्ट हुआ था? वो 1500 वर्ष पूर्व ही हुआ था। गुजरात में वल्लभी में लिखे गए थे। ये वल्लभी नामक स्थान पर लिखे गए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया हमने, बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक कौन था? एक अनोखा सम्राट था जिसने युद्ध का त्याग किया। कैसे किया था उसने युद्ध का त्याग? जब उड़ीसा में कलिंग का युद्ध हुआ तो वहां पर बहुत ज्यादा महामारी आई थी, बहुत ज्यादा लोग, सैनिक, लाखों में सैनिक मारे गए थे। तो वो अत्याचार थे वो देखे नहीं गए थे अशोक से, कि महाराजा अशोक से, कि इतनी ज्यादा मार काट हुई थी। तो उसका दिल भर आया था, दिल दुख गया था। तो उसने युद्ध का त्याग कर दिया था कि आज के बाद कभी युद्ध नहीं करूंगा, और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक बहुत बड़ा राज्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? साम्राज्य कहते हैं। हम जिन शेयरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, रुपये पैसों पर शेयर होते हैं ना, उनका एक लंबा इतिहास है। ये नहीं कि बस ऐसे, बहुत लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था। जो शेर के जो चित्र है, ऐसा ही चित्र पत्थरों को काट कर बनाया गया था, और फिर सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया। एक स्तंभ है, उस पर स्थापित किया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। कई जैसे स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख खुदवाए गए थे, अशोक ने खुदवाए थे। इससे पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, ठीक है, इसलिए इसको साम्राज्य कहते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। आज से 2300 साल पहले की थी। ठीक है, जो हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उसकी स्थापना कब हुई थी? वो 2500 साल पहले हुई थी आज से। तो फिर उसके 200 साल बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनके सहायक थे। एक ब्राह्मण थे, बहुत ज्यादा बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की थी ये राज्य दिलाने में। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक की किताब में भी मिले हैं ना। उनकी अर्थशास्त्र नाम की किताब है, उसमें उनके विचार मिले हैं। अब ये बात है, वंश क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। सबसे पहले चंद्रगुप्त, स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर उनका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। ठीक है, अशोक के साम्राज्य की बात कर रहे हैं हम। उन्होंने पूरे भारत पर एक किस्म से पूरा साम्राज्य फैलाया हुआ था। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। जो नगर थे जो काले बिंदुओं से दिखाया गया है, हम देख सकते हैं इसमें काले बिंदुओं से कौन कौन से नगर हैं। उज्जैन है, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, और एक तक्षशिला है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये 3 महत्वपूर्ण नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तो तक्षशिला हमारे यहाँ पे पड़ता है ना, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग। तो यहाँ से आते थे उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लोग। दूसरी तरफ उज्जैन, उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते, उत्तर से हम दक्षिण भारत में ऐसे आते थे, उज्जैन पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार यहीं पर रहते थे, उज्जैन में ही रहते थे। इन नगरों में ही रहते थे, व्यापारी रहते, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे नगरों में। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। किसान भी बसे हुए थे, पशुपालकों के गांव थे।
मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मध्य भारत, यहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल थे। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। जो जंगल में रहते वो क्या करते हैं, फल फूल का संग्रह करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। भिन्न भिन्न भाषाएं बोलेंगे अलग अलग इलाकों में। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे, भोजन भी करेंगे अलग इलाका, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूंकि साम्राज्य के होते हैं राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, बड़ी सेनाएं चाहिए हमें, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की भी जरूरत पड़ती है। अब साम्राज्य का जो शासक होगा उसको सम्राट कहेंगे, सम्राट अशोक बोलते हैं ना। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी जरूरत होती है। ठीक है, अब एक बार हम मैप देख लेते हैं। यहाँ पे इस मैप में क्या है, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। जो काले बिंदु हमें नगर है, महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से थे, तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र। अब हम अभिलेख देख लेते हैं कौन कौन से अभिलेख हैं। मनसेहरा पाकिस्तान में है, शहबाजगढ़ी भी पाकिस्तान में है, तक्षशिला भी पाकिस्तान में है, कंधार अफगानिस्तान, लंपक अफगानिस्तान, ये प्रमुख अभिलेख हैं। कलसी, मेरठ, टोपरा, बहापुर। ठीक है, जो कलसी है वो कहाँ पे है, वो कुछ देहरादून उत्तराखंड में पड़ रहा है कलसी। टोपरा दिल्ली में है, मेरठ यूपी में है, फिर ये मेरठ वाला दिल्ली में लाया गया था। बहापुर भी दिल्ली में है। लुम्बिनी नेपाल में है। रामपुरवा ये भी नेपाल में है। लोरिया अरराज ये हमारा बिहार में पड़ता है। पाटलिपुत्र ये हमारा बिहार में पड़ता है, पटना। सारनाथ उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी भी उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के पास है कौशाम्बी। ठीक है, गुज्जर ये भी हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ रहा है। सांची हमारा मध्य प्रदेश में है। पनगुरिया ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ रहा है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे ही है। सोपारा ये महाराष्ट्र में है। सन्नाती ये भी महाराष्ट्र में है। कलिंग उड़ीसा में है। मस्की हमारा ये कर्नाटक में पड़ रहा है। भरमगिरी भी हमारा ये कर्नाटक में पड़ रहा है ऐसे। येरुगड़ी ये हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया, ये मेन अभिलेख थे। इसके बारे में और आगे हम डिटेल में और आगे लेसन में पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ एक मैप में एक दिखाया गया है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। फिर साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलाते थे? साम्राज्य का प्रशासन चलाना भी बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य से बड़ा होता था। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से ही शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर तो सम्राट का सीधा नियंत्रण था, क्योंकि यहाँ पर सम्राट रहते थे। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। कर भी तो इकट्ठा करना है, इतना बड़ा साम्राज्य है। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर भी नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। जो सम्राट थे, अशोक सम्राट। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, इसके अंदर भी इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। जो तक्षशिला और उज्जैन है ये प्रांतीय राजधानी थी। पाटलिपुत्र तो मेन राजधानी हो गई, तक्षशिला और उज्जैन प्रांतीय राजधानी थी। तो जो छोटे छोटे प्रांत थे, जो नगर थे, उन पर इनसे शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। जो वहां की स्थानीय परंपराएं थी, ज्यादातर उनको ही माना जाता था। जो मतलब सम्राट ज्यादा इन पर दखल अंदाजी नहीं करते थे, इंटरफेयर नहीं करते, दखल नहीं देते थे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। उनको तो नदियों पर और मार्गों पर ही ज्यादा नियंत्रण, क्योंकि इनको व्यापार करना था, वहां से आना जाना होता था,
ताकि कोई उनके साथ रोका टोकी ना करे। पहले होता था ना, हम किसी दूसरे के रास्ते से नहीं जा सकते थे, डाकू लूट लेते थे। बस उनको मेन तो मकसद यही था कि वो उनका व्यापार आसानी से हो सके, आने जाने का रास्ता आसानी से बन सके, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। नदियां और जो जंगल थे, यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, उत्तर पश्चिम में कंबल मिलते हैं। दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना यानी कि तोहफे के रूप में दिए जाते थे उनको। नजराना क्या होता है? कर तो नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, ये तो कंपलसरी था कि कर तो देना ही देना है, वसूल यहाँ उसे कैसे भी वसूलना हो। वही नजराना अनियमित रूप से लोगों की इच्छा होती थी, इच्छा हो दे दिया नजराना, नहीं इच्छा है तो ना दिया, लेकिन कर कंपलसरी था, ये तो देना ही देना है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। स्वेच्छा से दिया जाता था नजराना, लेकिन कर तो इच्छा हो या ना हो देना ही था। फिर है राजधानी में सम्राट। राजधानी में सम्राट कैसे रहते थे इसके बारे में बताया गया है। जो मेगास्थनीज थे, एक चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। दक्षिण पश्चिम एशिया के यूनानी राजा, पश्चिम एशिया में पड़ता है ये, यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा इसका विवरण दिया। उसने इस तरह से देखा, यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। जब जनता के सामने आते तो पूरी शोभा यात्रा होती थी। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को भी लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते हैं। ठीक है, उनके पास महिलाएं होती थी, हथियारबंद होती थी। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करें। उनका खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। जब खाना खाते थे तो पहले नौकर चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, कहीं कोई आक्रमण ना कर दे, कमरे की पहचान ना हो जाए, कमरे को बदलते रहते थे। और पाटलिपुत्र के बारे में बताया है, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। पाटलिपुत्र यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। ठीक है, लकड़ी से बना हुआ है प्राचीर, मतलब पूरा इसका ढांचा लकड़ी का है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, यानी कि लकड़ी से, जिसे फिर पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। यानी कि बहुत अच्छा वर्णन किया गया है पाटलिपुत्र के बारे में भी। ये मेगास्थनीज का वर्णन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये किसके बारे में वर्णन है। पाटलिपुत्र के बारे में किसी भी स्थान का नाम ले देंगे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। जंगल वाले तो काफी स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें ला कर दे। उनसे भी उम्मीद की जाती थी कि वो सम्राट को कुछ ना कुछ उपहार जरूर देंगे। अशोक अब एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर अभिलेखों पर सबसे पहले काम किया तो सम्राट अशोक ने ही किया था। सबसे ज्यादा काम अभिलेखों पर सम्राट अशोक ने ही किया था। वो अपने संदेश जनता तक पहुंचाना चाहते थे। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, यानी कि जिसे आम जनता समझ सके। अब एक अभिलेख के बारे में है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इससे ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है।
अब मैंने धम्म पालन, धम्म मतलब धर्म होता है, एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं खुद भी धर्म का पालन करूंगा, दूसरों को भी इसकी शिक्षा दूंगा। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। धर्म के माध्यम से ज्यादा अच्छा है, बलपूर्वक नहीं जीतना चाहिए। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में संदेश देना चाहिए, उत्कीर्ण कर रहा हूँ, छपवा रहा, मतलब उत्कीर्ण उस पे गुदवा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, वो भी इस अभिलेख को देखें, पढ़े, समझे कि हमारे दादा ऐसे करते थे, पिता ऐसे करते थे। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। प्राकृत क्या होता है? आमजन की भाषा है, तो आमजन होते थे वो धर्म को धम्म बोल देते थे, ऐसे धम्म, ठीक है। उनकी जो लोकल लैंग्वेज होती थी, धर्म को धम्म बोल देते थे। फिर अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कैसे हुआ था? कलिंग कहाँ पे है? तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, बिल्कुल तट पे पड़ता है, समुद्र के किनारे है कलिंग। मानचित्र 5 पृष्ठ 76 पर देखो, हमने देखा था ना, ये कलिंग बिल्कुल तटवर्ती है यहाँ पे, ठीक है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, हम सब जानते ही हैं, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। वितृष्णा मतलब घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब देखते हैं अशोक का धम्म क्या था, क्या बातें बताता था अशोक का धम्म। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी कि किसी देवता की पूजा करो, कोई कर्मकांड करे, यज्ञ हवन करे। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार, इसमें अच्छे व्यवहार पर बल दिया गया, अच्छा व्यवहार करना चाहिए हमें सभी के साथ, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। उन्होंने बुद्ध के उपदेश भी सुने थे। बुद्ध के उपदेशों में भी यही कहा गया है कि कर्मकांड ना करो, किसी देवता की पूजा करो, हमें अच्छा व्यवहार करना है, सभी की हेल्प करनी है, दयालु बनना है सभी के लिए, हमें सभी की मदद करनी है। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी, वे संवेदना, दयालु महसूस करते थे अपने आप को। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, हर राज्य में होते अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इससे कई बार टकराव भी पैदा हो जाता था, टकराव पैदा हो जाता है ना, अलग अलग सब अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ मानते हैं, मेरा धर्म अच्छा है तुम्हारा नहीं है, ऐसे बोलते हैं। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य की समस्याएं दूर करनी है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। उन अधिकारियों को क्या कहा जाता? धम्म महामात कहा जाता था, जो धम्म का उपदेश देते थे, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवा दे। शिलाएं जो चट्टान होती हैं, स्तंभ होते हैं, उन पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्तंभ। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए। अधिकारी तैनात कर दिए गए कि उनकी ड्यूटी बना दी गई, तुम ये जो संदेश लिखे गए हैं उनको आम लोगों को पढ़कर सुनाए, जो खुद पढ़ नहीं सकते थे, पढ़ने की भी ड्यूटी लगा दी। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। अब हम एक चित्र देख लेते हैं। ये एक बैल का चित्र है, उत्कृष्ट पॉलिश की गई है, उसपे पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्य कालीन स्तंभ का हिस्सा है। रामपुरवा बिहार में पड़ता है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति भवन में कौन सी मूर्ति रखी गई है, तो बिहार के रामपुरवा से मिली एक मूर्ति है। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बना, लोगों की मदद की। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की भी चिकित्सा की व्यवस्था की। ठीक है, अशोक एक दयालु सम्राट बन चुके थे। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, अपनी प्रजा को संदेश देना चाहते थे। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं ना अनुष्ठान, यज्ञ हवन, पैदा हुआ बच्चा पैदा तब अनुष्ठान किया, विवाह हुआ, कुछ भी हुआ, सब कुछ अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं
जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। जब बीमार होते हैं तब भी अनुष्ठान करते हैं, मन्नत मांगते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, अशोक कहते हैं ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार। सबसे जरूरी है कि जो हमारे दास और जो नौकर हमारी मदद करते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों और शर्मणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। ये बात बहुत जरूरी है। हमें अपने धर्म की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें निरपेक्ष रहना चाहिए, निष्पक्ष। हर किसी को दूसरे धर्म का भी आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता तो वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा। सबके अपने अपने विचार, अपने अपने मायने होते हैं, कोई किस कुछ मानता है, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, ईश्वर तक पहुंचना। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए, समझना चाहिए। कोई भी धर्म गलत तो नहीं सिखाता, ठीक है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हम में से एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक, आज भी मायने में रखती हैं। ये बात आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। यही है कि हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना, ये आज भी बहुत जरूरी है। ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि क्या होती है? आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां इसी ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। ज्यादातर बहुत सारी लिपियां आधुनिक भारत में, बहुत सारी भाषाएं लिखी जाती हैं। यदि आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। ब्राह्मी लिपि में ए को ऐसे लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में ऐसे, बांग्ला में ऐसे लिखा जाता है ए को, मलयालम में ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है, तमिल में ऐसे, यानी कि मिलती जुलती शेप है। ये ब्राह्मी लिपि से ही निकली है ये शब्द शेप। फिर हम अन्यत्र देख लेते हैं। अशोक सम्राट के बारे में हमने पढ़ लिया। इसमें महाराजा अशोक के बारे में है कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, धम्म का आदेश दिया उन्होंने। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, मौर्य साम्राज्य कब उभरा था? 2300 वर्ष पहले। अगर हम 2400 वर्ष पहले यानी कि 100 साल पहले चले गए तो चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। क्वेश्चन आ सकता है कि चीन की दीवार जब बन रही थी तो कब बन रही थी? 2400 साल पहले बन रही थी। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। 2000 वर्षों तक चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। जो ऊपरी सतह है, इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज भी बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, ये हम देख सकते हैं। उन्होंने तो दीवार का ही निर्माण कर दिया कि कोई आ जा ना सके। ठीक है, ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हम यहाँ पे देख लेते हैं। 2300 साल पहले हुई थी चीन की दीवार का निर्माण, 2400 साल पहले, आज से बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में तो कंप्लीट हो गया। हम 1 मिनट थोड़ा सा हो रह गया हमारा। ये हम आगे की बात और देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। 2300 वर्ष पहले तो चालू हुआ था, मौर्य साम्राज्य का विकास हुआ था, लेकिन 100 वर्षों में ही उसका पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। फिर नए राज्य आने शुरू हो गए। पश्चिम उत्तर में बात करते हैं, उत्तर भारत के पश्चिम यहाँ पे है, उत्तर यहाँ पे है, ठीक है, तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक फिर हिंद यवन राजा आए। इनके बाद पश्चिमी उत्तर तथा पश्चिम भारत पर फिर शक नामक मध्य एशिया में रहते थे शक लोग। हिंद यवन के बाद शक आए। इनमें से कुछ राजा 500 वर्षों तक टिके रहे। जो शक थे वो 500 वर्षों तक टिके रहे थे, जब तक कि शकों को गुप्त शासकों ने न हरा दिया। ठीक है, शकों के बाद कुषाण आए।
इन्होंने 2000 वर्ष पहले आए थे कुषाण। और इसमें अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन आए? हिंदी यवन। हिंदी यवन के बाद शक आए। शक के बाद फिर कुषाण आए। हिंदी यवन, शक, कुषाण। फिर उत्तर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, ये मौर्य के सेनानायक थे, मौर्य सेना में ही थे ये। पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। उत्तर और मध्य भारत की बात हो रही है, वो उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत था, ये उत्तर और मध्य भारत। फिर शुंग के बाद कण्व आए, शुंगों को हरा दिया कण्व ने। फिर कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। 1700 वर्ष पहले हुई थी गुप्त साम्राज्य की स्थापना। 2300 वर्ष पहले हुई थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर तो शकों का शासन था। पश्चिमी भारत में शकों का शासन था, 500 साल तक टिके रहे। यहाँ पश्चिम भारत और मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। पश्चिम और मध्य भारत में थे सातवाहन शासक थे, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें थे ये सातवाहन शासक, इनके साथ में कई युद्ध हुए। फिर लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य, 2100 साल पहले स्थापित हुआ था सातवाहन राज्य, 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य और पश्चिम भारत में फिर वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। 2100 से फिर 400 साल और जोड़ दिए हमने, 400 साल तक चला था। 2100, 2000, 1900, 1800, फिर 1700 में फिर वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ था। दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो 2200 से 1800 साल पहले के बीच, 2200 से 1800 के बीच, यानी कि 400 साल के तक किसका चला? चोल, चेर और पांड्यों ने शासन किया। फिर 1500 साल पहले आज से पल्लव और चालुक्य आए, ये दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे, इनके बारे में हम उनके सिक्कों, पांडुलिपि, पुस्तकों से पता चलता है, ये इंपॉर्टेंट थे। और भी थे। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास हुआ, उद्योग और व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर और बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूप और अन्य इमारतों का भी निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। ये बातें भी साथ साथ में चल रही है, बातें हमें साथ साथ लेके चलने की, हम इन राजाओं को भूल जाए। जैसे हिंद यमन सिक्का चला था, सोने और चांदी के सिक्के थे ये। इन्होंने आहत सिक्के चलाए थे, हिंदी यमन राजाओं ने चलाए थे आहत सिक्के। सबसे पहले हिंदी यमन सिक्के आए थे, फिर कुषाण सिक्के आए, फिर शक, फिर सातवाहन सिक्का, ठीक है। वैसे तो कुषाणों से पहले हमारे शक राजा आए थे, शक थे ये मध्य एशिया से आए थे। फिर शक के बाद कुषाण आए। इसको मैंने पूरे नोट्स में टेबल वाइज मैंने बनाया है, उसमें टेबल में हम देखेंगे, फिर अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। एक बार तो हमने थ्योरी पढ़ ली, फिर मैंने टेबल बनाई है इसकी, ठीक है। अब नोट्स देख लेते हैं हम। ये हमारे नोट्स हैं 6th क्लास के 8th लेसन के। अशोक कौन थे? जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। मगध साम्राज्य था ना इनका, ठीक है, 2300 साल पहले की थी मगध साम्राज्य की, मौर्य वंश की स्थापना। चाणक्य और कौटिल्य नाम के व्यक्ति ने इनकी मदद की थी। चाणक्य के विचार अर्थशास्त्र की किताब में मिलते हैं। फिर मौर्य वंश चंद्रगुप्त था, सबसे पहले चंद्रगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। फिर उसका बेटा बिंदुसार, फिर अशोक। मैंने इंपॉर्टेंट लाइनें लिख दी हैं, ठीक है, बार बार चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा इसमें। राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक के अभिलेख देख लेते हैं हम, जो हमने मैप में देखे थे ना, उसको अच्छी तरह से देख लेते हैं एक बार। मैंने इसकी टेबल बनाई हुई है। मस्की अभिलेख देखा था हमने, कर्नाटक में है। भरमगिरी भी कर्नाटक में है। कंधार अफगानिस्तान में है। सोपारा महाराष्ट्र में है। कलिंग उड़ीसा में है। कलसी देहरादून में है। मेरठ यूपी में है। टोपरा दिल्ली में है। अब ये जो मेरठ वाला ये भी दिल्ली आ गया है। बहापुर ये भी दिल्ली में है, ठीक है, हमने देखा था ना, दिल्ली में है। शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है। मनसेहरा पाकिस्तान में है। लुम्बिनी नेपाल में है। रामपुरवा बिहार में है। लोरिया भी बिहार में है। रामपुरवा हमने पढ़ा था ना, मूर्ति राष्ट्रपति भवन में रखी गई है। सारनाथ हमारा उत्तर प्रदेश में। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने क्या दिया था? उपदेश दिया था सारनाथ में।
कौशाम्बी यूपी में है। फिर रूपनाथ मध्य प्रदेश में है। सांची मध्य प्रदेश में है। सन्नाती महाराष्ट्र में है। गिरनार गुजरात में है। ये इंपॉर्टेंट अभिलेख, इनके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ हमने मैम के अकॉर्डिंग स्थान देखा है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे इसका डिटेल से एक लेक्चर भी बनाएंगे अशोक के अभिलेख के बारे में, क्योंकि 3 तरह के अभिलेख हैं उनके, स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहा लेख, ऐसे 3 तरह के अभिलेख हैं इनके। ठीक है, अलग अलग चट्टानों पे इसको 3 भागों में बांटा गया है। तीन महत्वपूर्ण नगर, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं अपने 3 महत्वपूर्ण नगर थे, देखे थे हमने, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। पाटलिपुत्र उनकी मेन राजधानी थी। फिर हमने मेगास्थनीज अर्थशास्त्र की बुक थी चाणक्य की, उसमें उन्होंने बताया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था, दक्षिण भारत सोने व कीमती पत्थरों के लिए। जो मेगास्थनीज थे उसके बारे में पढ़ा था हमने। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। इनकी एक पुस्तक भी है इंडिका। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे ये तो हमारा 6th क्लास का सिलेबस है, बिल्कुल बेसिक है। आगे डिटेल में हम इसको आगे पढ़ते जाएंगे, इसका लेवल बड़ा होता चला जाएगा, हमारा 12th तक जाएंगे। फिर अभिलेखों की भाषा ज्यादातर प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। बताया था ना अशोक के अभिलेख थे ताकि आमजन समझ सके। फिर उन्होंने इस भाषा को, जो कोई पढ़ भी नहीं सकते थे, उसके लिए भी उन्होंने अधिकारी तैनात किए थे, अधिकारी नियुक्त किए थे। वे अधिकारी जन जन को ये अभिलेख पढ़कर सुनाते थे, शिक्षा देते थे। बिहार के रामपुरवा से बैल की उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति मिली है, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अशोक का धम्म क्या बताता है, ये हम देख लेते हैं। में किसी देवता की पूजा और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। बताते हैं ना अशोक, इसका इनका क्या उद्देश्य था कि वो हमें नौकरों के साथ, सबके साथ दयालु होना चाहिए, सभी जानवरों की इस रक्षा करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, सभी के साथ सभी की हेल्प करनी चाहिए। ये कहते हैं ना, किसी कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं है। फिर अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। वे बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रेरित हुए थे। ठीक है, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता। फिर एक आगे की बात वाला टॉपिक था, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, ये पहले मैंने इसको टॉपिक वाइज लिखा है, फिर मैंने आगे इसकी टेबल बनाई हुई, एक बार देख लेते हैं। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें लर्न हो जाएगा। लगभग 2200 वर्ष पहले तो पतन हो गया था मौर्य साम्राज्य का, 100 वर्ष चला। इसके बाद पश्चिमोत्तर में था, उत्तर भारत के कुछ भागों में 100 सालों तक हिंद यवन का शासन रहा। फिर शक नाम के, ऐसे क्वेश्चन आ सकता कि शक कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। इनमें से कुछ राज्य इनके 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। ये क्वेश्चन आ सकता कि शक को किसने हराया था, गुप्त शासकों ने हराया था। ठीक है, फिर हम देखते हैं शकों के बाद फिर कौन आए थे, कुषाणों का शासन रहा। उत्तर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में, अगर हम उत्तर और मध्य भारत, यहाँ तो पश्चिमी उत्तर भारत की बात हो रही है। फिर उत्तर और मध्य भारत में फिर मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंग के बाद कण्व का शासन चला मध्य भारत में। अगर हम पश्चिमी उत्तर भारत में कौन कौन से थे, मौर्य, फिर हिंद यवन के बाद शक के बाद कुषाण। मध्य भारत की बात करें तो शुंग, पुष्यमित्र शुंग, फिर कण्व। जब तक कण्व का शासन भी तब तक चला जब तक 1700 साल पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना। फिर गुप्त साम्राज्य भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य जिसने भी पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था, पूरे उत्तर भारत, पश्चिम भारत पर। गुप्त साम्राज्य 1700 वर्ष पहले आया था। जो मौर्य साम्राज्य था वो 2300 वर्ष पहले। इंपोर्टेंट थे दोनों साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। फिर हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर तो शकों का शासन था। यहाँ पश्चिम भारत और मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ कई युद्ध हुए। अगर हम पश्चिमी और मध्य भारत की बात कर रहे हैं तो सातवाहन शासक थे वहां पे अगर सातवाहन और शकों की बात करते तो उनके बीच में बहुत ज्यादा युद्ध हुए थे। ये पश्चिम मध्य भारत को भी हड़पना चाहते थे शक, लेकिन सातवाहनों ने उनको रोक के रखा था। फिर लगभग 2100 साल पहले स्थापित हुए थे सातवाहन राज्य। 400 सालों तक टिका रहा था सातवाहन राज्य। 1700 वर्ष पहले पश्चिम और मध्य भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। अगर पश्चिम और मध्य भारत की बात करें तो वाकाटक वंश,
और अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करें वो भी 1700 साल पहले ही हुआ था, लेकिन वो उत्तर और पश्चिम भारत में हुआ था मेन। ठीक है, और मध्य भारत की बात करें तो वाकाटक, सातवाहन के बाद फिर वाकाटक वंश आया था वहां पे। ठीक है, इसको हमने टेबल की फॉर्मेट में बनाया है, बिल्कुल लर्न कर लेंगे हम। जितनी बार पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से एक ही चीज को अगर बार बार पढ़ेंगे तो बोर भी हो जाएंगे तो मैंने इसको अलग अलग तरीके से लिखा है। एक बार हमने टॉपिक वाइज देखा, पॉइंट वाइज देखा, अब हम टेबल की फॉर्मेट में देख रहे हैं। मगध में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था 2200 वर्ष पहले। फिर मगध को हमने दो भाग, मतलब हमारे अपने भारत को दो भागों में इन मगध का शासन था। पश्चिम में उत्तर में भी शासन था, उत्तर भारत में भी शासन था मगध का। फिर यहाँ पर इनका हिंदी यवन का शासन आया। मगध के बाद हिंदी यवन का शासन हुआ, 100 सालों तक चला था हिंदी यवन का शासन। 100 सालों तक हिंदी यवन का शासन चला था। फिर हिंदी यवन के बाद शक आए, वे मध्य एशिया से आए थे। वे 500 वर्षों तक चला था इनका शासन। ठीक है, इनके 500 वर्षों तक कुछ राज्य टिके रहे थे। इससे पश्चिम में भी इन्होंने राज्य किया, कुछ राज्य टिके रहे थे शक के। फिर पश्चिम में अगर मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर सातवाहन राज्य थे मध्य भारत में थे ना। फिर शक और मध्य भारत के बीच कई युद्ध हुए थे। जो सातवाहन थे वो 2100 साल पहले स्थापित हुआ था। ये भी कुछ 2100 साल पहले ही आया था, क्योंकि 2200 साल पहले तो हिंदी उसका पतन हुआ था। 2200 से फिर 100 सालों तक हिंदी यवन चला। 100 सालों के बाद फिर 2100 आया, 2100 के बाद शक आए। ठीक है, शक और सातवाहन ये समकालीन थे। और फिर 1700 वर्ष पहले यहाँ पर वाकाटक वंश का स्थापना हुई। वाकाटक वंश, सातवाहन भी खत्म हो गया, 400 साल तक चला था सातवाहन। फिर सातवाहन के बाद वाकाटक, सातवाहन वाकाटक अगर हम देख लेते, सातवाहन के बाद कौन सा वंश आया तो वाकाटक। ये मध्य और पश्चिम भारत की बात हो रही है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें, उत्तर और पश्चिम भारत की, तो शक थे जो शकों को गुप्तों ने हराया था। ठीक है, शक है ना, ये पश्चिम भारत और मध्य भारत में भी जाना चाहते थे, मध्य भारत में भी, लेकिन उत्तर भारत में गुप्तों ने हरा दिया। ठीक है, जब ये उत्तर भारत में तो वहां पर गुप्तों ने हरा दिया, पश्चिम भारत में इनको सातवाहन ने हरा दिया। फिर शकों को गुप्तों ने हरा दिया। और फिर शकों को कुषाण आए थे। शकों के बाद 2000 साल पहले आए थे, कुषाण आए थे। और फिर अगर उत्तर और मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत की बात हो रही है यहाँ पे। मौर्य सेनानायक थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इन्होंने राज्य स्थापित किया था। फिर पुष्यमित्र शुंग के बाद कण्व आए। ठीक है, कण्व को फिर हरा दिया। फिर वहां पे 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य, फिर सारे को गुप्त साम्राज्य आ गया। मध्य भारत में भी आ गया गुप्त साम्राज्य, और शकों को भी हरा दिया, गुप्तों ने हरा दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये जो वंशावली थी, ये वंशावली हमें उत्तर भारत की, मध्य भारत की और पश्चिम भारत की ये लर्न हो गई होगी वंशावली। ठीक है, हिंदी यवन, शक, कुषाण ऐसे लर्न कर सकते हैं। मगध, मौर्य वंश, हिंदी यवन के बाद शक, फिर कुषाण, फिर शकों को गुप्तों ने हरा दिया था, यानी कि फिर कुषाणों के बाद पूरा गुप्त शासक चल गया था हमारा। पुष्यमित्र के बाद फिर कण्व के बाद फिर गुप्त साम्राज्य। इसी तरह पश्चिम और मध्य भारत में देख लेते, सातवाहन को वाकाटक, सातवाहन के बाद वाकाटक वंश, ये हमारा उत्तर भारत हो गया। फिर हम दक्षिण भारत भी देख लेते हैं एक बार। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व, 2200 से 1800 साल के बीच चोल, चेर और पांड्यों ने शासन किया। फिर 1500 साल पहले पल्लव और चालुक्य, चोल, चेर, पांड्य, पल्लव और चालुक्य इनके बाद आए थे। 2200 से 1800 साल, यानी कि 400 साल चला था इनका चोल, चेर और पांड्य का। फिर 1500 साल पहले पल्लव और चालुक्य। ठीक है, तो हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। प्रमुख राजाओं की वंशावली भी हमने देख ली है। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करना। धन्यवाद।